आप सभी को मेरा नमस्कार और इस क्वांटम मैकेनिक्स के 6वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो बच्चों, हमने आपको पिछले 5वें लेक्चर तक आपको हीट कैपेसिटी, किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड के लिए हीट कैपेसिटी के बारे में हमने बात किया। मोनोएटॉमिक सॉलिड मतलब जो फ्री स्टेट यानी केवल सिंगल एटम के रूप में भी फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, वैसे सॉलिड को मोनोएटॉमिक सॉलिड कहते हैं। तो उस तरह की सॉलिड के हीट कैपेसिटी के लिए हमने आपको बताया था कि दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी होता है और एक क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी होता है। तो मैंने आपको 5वें लेक्चर में क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी यानी CV इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स। इस क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि CV इज इक्वल टू 3R। ये बताया था आपको कि किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड की हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, CV का मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड की जो हीट कैपेसिटी होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो 3R के बराबर होगी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट। क्लासिकल मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मोनोएटॉमिक सॉलिड, किसके लिए? मोनोएटॉमिक सॉलिड के लिए CV इक्वल टू 3R के बराबर होगी। ये हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब क्वांटम मैकेनिक्स की बात आती है, जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो इस क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा ये CV इक्वल टू 3R के बारे में क्या कहा गया? तो क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा कि दिस CV इज इक्वल टू 3R, दिस इज ओनली एप्लीकेबल एट हाई टेम्परेचर, ओनली एप्लीकेबल एट हाई टेम्परेचर। यानी क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट के अनुसार CV इज इक्वल टू 3R मेरे प्यारे बच्चों केवल हाई टेम्परेचर पर ही लागू होता है। लो टेम्परेचर पर, एट लो टेम्परेचर पर क्या होगा? एट लो टेम्परेचर पर क्या होगा? CV इज नॉट इक्वल टू 3R। ये कौन बताया मेरे प्यारे बच्चों? ये हमारे लिए किसने बताया? ये क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ने बताया। कैसे बताया, इसी के ऊपर चर्चा करना है कि क्यों CV इक्वल टू 3R क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार हर टेम्परेचर पर लागू होता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि केवल ये हाई टेम्परेचर पर ही लागू होगा, लो टेम्परेचर पर CV कभी भी 3R के बराबर नहीं होगा। तो आइए इसके ऊपर जो क्वांटम मैकेनिकल का कॉन्सेप्ट था या क्वांटम मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट था, किसके लिए? हीट कैपेसिटी के लिए। किसके? मोनोएटॉमिक सॉलिड के हीट कैपेसिटी के लिए जो क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट था, आइए वो क्या था उसको देखते हैं। और अभी तक अगर आपने 5वां लेक्चर नहीं पढ़ा है तो उसको जा करके 5वें लेक्चर को पढ़ लें और तब इसको समझें, तब ये बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए इसका क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट क्या था मेरे प्यारे बच्चों, आइए ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हमारे हीट कैपेसिटी के लिए, किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड की हीट कैपेसिटी के लिए क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट क्या था, तो इसको समझना मेरे प्यारे बच्चों कि जब प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी आई बाय यूजिंग प्लैंक क्वांटम थ्योरी, बाय यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और ये प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है बच्चों? ये प्लैंक साहब की जो क्वांटम थ्योरी थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी क्या कहती थी? तो इस प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी ने कहा कि किसी भी बॉडी की जो एनर्जी होगी या किसी भी बॉडी के द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी या एमिट की जाएगी, वो एब्जॉर्ब की गई एनर्जी या इमिट की गई एनर्जी H न्यूटन के बराबर होगी, या
एच न्यू के बराबर होगी या इसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगी, यानी E इक्वल टू एच न्यू नॉट होगा या E इज इक्वल टू एन एच न्यू ये होगा। यानी एच न्यू के ई जो एनर्जी है किसी भी बॉडी के द्वारा, उन्होंने बताया था प्लैंक साहब ने मेरे प्यारे बच्चों कि कोई भी बॉडी ना तो एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली रिलीज करती है ना तो एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब करती है। एनर्जी को वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में एब्जॉर्ब करेगी या एनर्जी को छोटे छोटे पैकेट के रूप में एमिट करेगी, जिसको क्वांटा या फोटान कहा गया। और एक क्वांटा या एक फोटान की एनर्जी हमारे प्लैंक साहब के द्वारा बताया गया कि वो एच न्यू के बराबर या एच न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। अब यहाँ की यानी ये प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी के बाद हमारे आइंस्टीन साहब ने मोनो एटॉमिक सॉलिड की हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया। कैसे यूज किया? तो इस प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी को यूज करके हमारे आइंस्टीन साहब ने क्या सजेस्ट किया? आइंस्टीन सजेस्टेड दैट, क्या बताया? इसको ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सजेस्टेड दैट। और मैंने आपको बताया था ना कि जो पार्टिकल थे मोनो एटॉमिक सॉलिड के अंदर, ये ध्यान दीजिएगा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि मोन एटॉमिक जो सॉलिड हैं, उन मोन एटॉमिक सॉलिड के अंदर के जो पार्टिकल थे, उन पार्टिकल्स को क्या माना गया? उन पार्टिकल्स को साइंटिस्टों ने ऑसिलेटर माना। ऑसिलेटर, जो ऑसिलेटर अपने मीन एक्सिस पर वाइब्रेट कर रहे थे। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी मीन एक्सिस पर वाइब्रेट कर रहे थे, इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है। यानी किसी भी मोनो एटॉमिक सॉलिड के अंदर के जो पार्टिकल हैं बच्चों, उन पार्टिकल को ऑसिलेटर माना गया। क्या माना गया? ऑसिलेटर, यानी ग्रुप ऑफ ऑसिलेटर। ये ग्रुप ऑफ ऑसिलेटर का क्या माना गया? ग्रुप माना गया, समूह माना गया। जो ऑसिलेटर अपने मीन एक्सिस पर टू एंड फ्रो मोशन कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे, और वाइब्रेट करने के कारण जो उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी थी, जो वाइब्रेशनल एनर्जी ई थी, उसको KT के बराबर बताया गया था। यानी जो वाइब्रेट करने के कारण जो एनर्जी थी, वाइब्रेट करेगा तो एनर्जी उसमें लगेगी, या जो एनर्जी वाइब्रेशन की एनर्जी थी, तो E बराबर बताया गया था KT के बराबर, E इक्वल टू KT के बराबर। लेकिन आइंस्टीन साहब ने क्या कहा कि जो मोनोएटॉमिक सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल है, यानी जो ग्रुप ऑफ ऑसिलेटर है और अपने मीन एक्सिस पर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उन सब की एनर्जी E बराबर KT के इक्वल नहीं है। ये क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ने क्या कहा था कि जिस मोनोएटॉमिक सॉलिड के अंदर जिस पार्टिकल की बात की जा रही है, वो पार्टिकल सभी ऑसिलेटर हैं, यानी ग्रुप ऑफ ऑसिलेटर हैं, और अपने मीन एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं। और तो वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट अपने मीन एक्सिस पर बच्चों वाइब्रेट कर रहे हैं। तो उनके वाइब्रेट करने की जो एनर्जी है E, वो किसके इक्वल बताई गई? KT के बराबर। ये किस कॉन्सेप्ट से बताया गया बच्चों? ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट से बताया गया। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ने इस बात को बताया। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ने क्या कहा कि कोई भी मोनोएटॉमिक सॉलिड लेंगे तो उसके पार्टिकल को ग्रुप ऑफ ऑसिलेटर मान करके उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी को E इज इक्वल टू KT के बराबर बताया गया। लेकिन जब प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी आई तो आइंस्टीन ने क्या कहा कि जो उसके अंदर ऑसिलेटर हैं, जो अपने मीन एक्सिस पर वाइब्रेट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी E इज नॉट इक्वल टू KT, बट जो एनर्जी बताया गया, सजेस्टेड दैट, कि जो एनर्जी थी, क्या सजेस्ट किया उन्होंने कि किसी भी ऑसिलेटर की जो एनर्जी है बच्चों, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट, कम से कम एक फ्रीक्वेंसी, कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑसिलेटर उसमें शांत नहीं बैठा है, सब वाइब्रेट कर रहे हैं और एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं। और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को उन्होंने जो वाइब्रेट कर रहे हैं, देखिए यहां पर समझिएगा कि जो ऑसिलेटर है अपने मीन एक्सिस पर वाइब्रेट कर रहे हैं, और कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? तो विथ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। एक रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी के साथ बच्चों वाइब्रेट कर रहे हैं, जिस रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी को उन्होंने कहा न्यू नॉट।
जो रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी उसको कहा उन्होंने न्यू नॉट। किसने कहा बच्चों? आइंस्टीन साहब ने। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ने कहा कि E बराबर KT, जिसको कह दिया गया कि ये इक्वल नहीं है, ये गलत है, तो इसको हटा दिया गया। E इक्वल टू KT जो पिछला मैंने आपको बताया था उसमें से इसको हटा दिया गया और बताया गया कि वाइब्रेट कर रहे हैं किससे? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, जिनकी एनर्जी E बराबर h न्यू नॉट के इक्वल या E बराबर NH न्यू नॉट के इक्वल थी। ये बातें आपको समझ में आई कि क्वांटम मैकेनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो मोनोएटॉमिक सॉलिड है उन अगर इस मोनोएटॉमिक सॉलिड के बारे में आपको पता करना है तो इसके पीछे वाला यानी 5वां लेक्चर बच्चों जरूर देखें, उसमें इसके बारे में डिटेल मैंने बताया है। तो ये मोनोएटॉमिक सॉलिड क्या होते हैं? तो जो इसके पार्टिकल यानी मोनोएटॉमिक जिन पार्टिकल से बने हुए उनको ऑसिलेटर का ग्रुप माना गया और उस ऑसिलेटर के ग्रुप के ये बताया गया कि वो अपने मीन एक्सिस पर यानी अपने पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करते हैं तो उनके वाइब्रेट करने की एक फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, और ये न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी ही उनके एनर्जी को जन्म देती है अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी। वो एनर्जी E बराबर h न्यू के नॉट के बराबर या इसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगी। आइंस्टीन ने ये सजेस्ट किया। आइंस्टीन ने क्या किया? ये सजेस्ट किया और इसको सजेस्ट करने के बाद कहा कि किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड की जो एनर्जी होगी E, इसके मल्टीपल यानी इंटीग्रल मल्टीपल, ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, इसको मैं मिटा रहा हूं, जिसको देखिए बाय यूजिंग प्लैंक क्वांटम थ्योरी, बाय यूजिंग प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो मैं मिटा रहा हूं अब। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर इसको मैं मिटा दे रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमारे आइंस्टीन साहब ने क्या कहा? आइंस्टीन साहब ने कहा कि किसी भी ऑसिलेटर की जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, किसी भी ऑसिलेटर, आइंस्टीन सजेस्टेड दैट मीन वाइब्रेशनल एनर्जी, जो ऑसिलेटर की मीन वाइब्रेशनल एनर्जी होगी बच्चों, उस मीन वाइब्रेशनल की जो एनर्जी दी जाएगी, मीन मतलब उस सब का जो मीन वाइब्रेशनल एनर्जी दी जाएगी उसका मीन यानी E। अब एक बात सुन लीजिए, यहाँ पर मीन क्यों लिया गया, इसके पीछे का क्या रहस्य था? तो इसके पीछे का यही कॉन्सेप्ट था कि आइंस्टीन साहब ने कहा था कि जो ग्रुप ऑफ ऑसिलेटर हैं उन सब की एनर्जी आपको बताया गया कि E बराबर h न्यू नॉट के इक्वल नहीं हो सकती। यानी अब देखो, आप समझोगे सर अभी तो आपने कहा था कि E बराबर h न्यू नॉट के इक्वल होगी, यानी E बराबर h न्यू नॉट के इक्वल होगी, लेकिन सबकी एक जैसी नहीं होगी। यानी किसी का E बराबर h न्यू नॉट हो गया तो किसी का E बराबर 1h न्यू नॉट हुआ, तो किसी का 2h न्यू नॉट हुआ, तो किसी का 3h न्यू नॉट हुआ, तो किसी का 4h न्यू नॉट हुआ। यानी सबकी एनर्जी h न्यू नॉट के इक्वल यानी उसके इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगी, या तो h न्यू नॉट के इक्वल होगी या h न्यू नॉट के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगी। सबकी एक जैसी नहीं होगी, यानी ऐसी नहीं होगी एक की h न्यू नॉट हो गई तो दूसरे वाले की भी h न्यू नॉट होगी, तीसरे वाले की भी h न्यू नॉट होगी। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। कॉन्सेप्ट ये था कि सबकी h न्यू नॉट के जैसी ही होगी, यानी या तो h न्यू नॉट के इक्वल होगी या इसके मल्टीपल के इक्वल होगी। नहीं समझ पा रहा हूं, देखिए मैं बता दूं। देखो ये जैसे मान लीजिए कि एक ऑसिलेटर है, ये दूसरा ऑसिलेटर है, ये तीसरा ऑसिलेटर है, तो जो एनर्जी है इसके मीन वाइब्रेशनल एनर्जी है, इसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो इसकी भी h न्यू नॉट के इक्वल होगी। इसकी हो सकती है तो 2h न्यू नॉट के इक्वल हो, इसकी 3h न्यू नॉट के इक्वल हो, यानी एनर्जी E बराबर h न्यू नॉट के जैसी ही होगी या उसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगी। सबकी एक जैसी नहीं होगी, E h न्यू नॉट के मल्टीपल में होगी लेकिन सबकी एक जैसी नहीं होगी। हो सकता है किसी की h न्यू नॉट हो, किसी की 2h न्यू नॉट हो, किसी की 3h न्यू नॉट हो, यानी सबकी एनर्जी होगी वो h न्यू नॉट के इंटीग्रल मल्टीपल के जैसी होगी। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जो मीन वाइब्रेशनल एनर्जी है E, इस मीन वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने एक इक्वेशन दिया, और वो इक्वेशन क्या था? तो वो इक्वेशन दिया गया E बराबर h
न्यू नॉट मीन वाइब्रेशनल एनर्जी और अपॉन ई टू द पावर एच न्यू नॉट अपॉन के टी और -1, ये इक्वेशन दिया गया हमारे आइंस्टीन साहब के द्वारा। ये आइंस्टीन साहब ने बताया कि जो उस मोनोएटॉमिक सॉलिड के अंदर जो ऑसिलेटर हैं, उन ऑसिलेटर की जो मीन वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, मीन वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, वो E इक्वल टू एच न्यू नॉट अपॉन ई टू द पावर एच न्यू नॉट अपॉन के टी और -1 के इक्वल होगी। ठीक है। अब एक ऑसिलेटर की एनर्जी हो गई E इक्वल टू एच न्यू नॉट अपॉन ई टू द पावर एच न्यू नॉट अपॉन के टी। तो उसमें जितने ऑसिलेटर होंगे, अब एक बात यहां पर से मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए कि एक मोल सब्सटेंस में कितने पार्टिकल होते हैं, या कितने पार्टिकल 1 मोल सब्सटेंस में मेरे प्यारे बच्चों कितने पार्टिकल होते हैं, इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल होते हैं। ये तो आप सबको पता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोज नंबर, या एवोगैड्रो नंबर इसको लिखते हैं किससे, Na से। चलिए, एक की एनर्जी इतनी आई और 1 मोल सब्सटेंस में इतने पार्टिकल होते हैं, याद रखिए। तो जो मोलर वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, मोलर वाइब्रेशनल एनर्जी बच्चों, मोलर वाइब्रेशनल एनर्जी वो किसके इक्वल होगी। अब एक की इतनी है, E बराबर एच न्यू नॉट अपॉन ई टू द पावर एच न्यू नॉट अपॉन के टी। ये हमारे आइंस्टीन साहब के द्वारा सजेस्ट किया गया कि जो मीन एनर्जी होगी वाइब्रेशनल एनर्जी इसके इक्वल होगी। तो मोलर वाइब्रेशनल एनर्जी किसके इक्वल होगी। तो चूंकि मोलर वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करें तो किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड के अंदर मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। और एक जो पार्टिकल है उसके अंदर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन को कहते हैं। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल फैक्टर होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी पार्टिकल के या किसी भी एलिमेंट के या किसी भी स्पीसीज के सारी प्रॉपर्टी को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए पर्याप्त होते हैं। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कहने का यह मतलब कि किसी भी सब्सटेंस को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए या किसी भी स्पीसीज को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फैक्टर हैं, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फैक्टर, जो कम से कम इतने फैक्टर जो किसी को कंप्लीटली डिफाइन कर दे, वही आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो यहाँ पर मोनोएटॉमिक सॉलिड के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, वो हैं टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम या कंसेंट्रेशन। तो चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम लेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, क्योंकि सॉलिड है इसलिए हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे। तो एक पार्टिकल के यानी एक ऑसिलेटर के अंदर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हर डिग्री से इसको देखेंगे तो एक की एनर्जी इतनी है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम से एनर्जी क्या हो जाएगी, 3 इंटू एच न्यू नॉट अपॉन ई टू द पावर एच न्यू नॉट माइनस अपॉन के टी और -1, ये होगी 3 इंटू इतना। अब चूंकि ये एक पार्टिकल की निकल गई और चूंकि हमारे पास कुल कितने निकालने हैं 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी एवोगैड्रो नंबर से, तो हमको 1 मोल मोनोएटॉमिक सॉलिड की मोलर वाइब्रेशनल एनर्जी पता चल जाएगी। यानी E इक्वल टू हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर वाइब्रेशनल एनर्जी E इज इक्वल टू हो जाएगा 3H न्यू नॉट, E इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3H न्यू नॉट इंटू Na अपॉन E टू द पावर H न्यू नॉट H न्यू नॉट अपॉन KT और -1, ये हो जाएगी 1 मोल सब्सटेंस की
मीन वाइब्रेशनल एनर्जी। एक मोल मोनो एटॉमिक सॉलिड की मीन वाइब्रेशनल एनर्जी हो गई E इक्वल टू 3H न्यू नॉट इंटू Na। E इक्वल इंटू EH न्यू नॉट इंटू, ये इंटू है, ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन एक्स नहीं है। Na जो है वो एवोगैड्रो नंबर है, इसको ठीक से लिख देता हूँ। Na जो है ये एवोगैड्रो नंबर है। 3H न्यू नॉट Na अपॉन E टू द पावर H न्यू नॉट अपॉन KT माइनस 1, ये एक मोल सब्सटेंस की मीन वाइब्रेशनल एनर्जी हो गई, यानी इंटरनल एनर्जी हो गई। ये एनर्जी एक मोल सब्सटेंस की हो गई। अब चूंकि हमको हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है इसके आधार पर, अब देखिए चूंकि वहां पर आपको क्या बताया गया था, क्लासिकल कंसेप्ट में बच्चों आपको क्या बताया गया था कि E इज इक्वल टू आपको बताया गया था 3RT के बराबर। तो ये जो क्लासिकल कंसेप्ट में बताया गया कि E इज इक्वल टू होता है 3RT, ये क्लासिकल कंसेप्ट कहता है, क्लासिकल कंसेप्ट कहा। लेकिन इस E इक्वल टू 3RT क्लासिकल कंसेप्ट के एवज में क्वांटम कंसेप्ट ने क्या कहा कि नहीं, E इज नॉट इक्वल टू 3RT अकॉर्डिंग टू क्वांटम कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट ने कहा कि E इक्वल टू 3RT होगा, लेकिन क्वांटम कंसेप्ट ने कहा कि जी नहीं, हम नहीं मानते हैं कि E इक्वल टू 3RT के बराबर होगा। E जो होगा किसके बराबर होगा, 3 इंटू H न्यू नॉट इंटू Na अपॉन E टू द पावर H न्यू नॉट अपॉन KT माइनस 1, इसके इक्वल होगा। अब हमें इस एनर्जी, इस ये आपका क्या है, ये मीन वाइब्रेशनल एनर्जी, मीन वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक सॉलिड। ये मोनो एटॉमिक सॉलिड कितने के लिए, तो एक मोल मोनो एटॉमिक सॉलिड की मीन वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी निकली। अब आपसे मैं पूछूं कि ये मीन वाइब्रेशनल एनर्जी उस मोनो एटॉमिक सॉलिड के अंदर होगी या बाहर होगी, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि सर जब उसके पार्टिकल की बात की जा रही है तो पार्टिकल तो अंदर होंगे, यानी उसके इंटरनल एनर्जी की बात की जा रही है। यानी इसको याद रखिए कि E इज इक्वल टू 3H न्यू नॉट इंटू Na अपॉन E टू द पावर H न्यू नॉट अपॉन KT माइनस 1। अब यहाँ से हम हीट कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए ध्यान दीजिए। देखिए हमने बताया आपको कि एक मोल सब्सटेंस यानी एक मोल मोनो एटॉमिक सॉलिड की मीन वाइब्रेशनल एनर्जी हमारे आइंस्टीन साहब के द्वारा इतनी बताई गई, यानी कितनी, 3H न्यू नॉट Na अपॉन E टू द पावर H न्यू नॉट अपॉन KT, H न्यू नॉट अपॉन KT माइनस 1, ये बताया गया। अब हमको क्या निकालना है, इस इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी थी, इससे हमको हीट कैपेसिटी निकालना है। तो सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, कि सी भी इक्वल टू क्या होता है, तो सी भी इक्वल टू होता है du अपॉन dt। ये होता है ना, जहां du जो होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है, तो ये भी तो इंटरनल एनर्जी यानी वाइब्रेशनल एनर्जी, यानी उसके पार्टिकल के वाइब्रेट करने से एनर्जी बन रही है, तो उसके अंदर की एनर्जी होगी। यानी du बाई dt को हम लोग लिख सकते हैं de अपॉन dt, ये लिख सकते हैं। अब इस E के जगह पे हम लोग इसको रखेंगे, तो C भी यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, C भी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, d बाई dt ऑफ क्या हो जाएगा, अब पूरे को ले लेंगे, हो जाएगा हमारा 3H न्यू नॉट इंटू Na अपॉन E टू द पावर H न्यू नॉट अपॉन KT और माइनस 1। अब चूंकि यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि हमने अगर डिफ्रेंसिएशन करना है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, तो उसको बाहर निकाल देंगे, तो क्या मिलेगा, तो C भी यहाँ पर कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, तो 3 कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, न्यू नॉट कांस्टेंट है, Na कांस्टेंट है, तो जो बचेगा उसको उधर छोड़ देंगे। देखिए क्या बचा हमारे लिए, तो यहाँ पर निकल गया 3H न्यू नॉट इंटू Na
और ये निकल गया बाहर, तो बचा क्या, डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन ई टू द पावर एच न्यू नॉट माइनस के टी, ई टू द पावर एच न्यू नॉट अपॉन के टी माइनस 1, ये बचा। ध्यान दीजिए ये बचा। अब यहाँ पर सी भी इक्वल टू हमको ये मिला, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कैसे हुआ, तो जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो उन सबको हमने बाहर निकाल दिया, तो हमारे लिए यही टर्म बचा 1 अपॉन ई टू द पावर एच न्यू नॉट अपॉन के टी माइनस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें ऑन सॉल्विंग इक्वेशन। कौन से इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ऑन सॉल्विंग, मान लीजिए किसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको क्या मिला, तो देखिए इसके सॉल्व पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसका डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन लिख दे रहा हूं, और अगर इसके सॉल्यूशन की आपको जरूरत पड़ेगी, ये इसके जो सॉल्यूशन की आवश्यकता आपको महसूस होगी, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस नंबर पे मैसेज करके इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आप हमसे ले सकते हैं। तो जब इक्वेशन 1 को मेरे प्यारे बच्चों हमने सॉल्व किया, तो सी भी इज इक्वल टू हमको क्या मिला, तो सी भी इक्वल टू हमको मिला 3R, और यहाँ पर हुआ H न्यू नॉट अपॉन के टी का स्क्वायर, H न्यू नॉट अपॉन के टी का स्क्वायर इनटू ई टू द पावर H न्यू नॉट अपॉन के टी, H न्यू नॉट अपॉन के टी, और डिवाइडेड बाई ई टू द पावर H न्यू नॉट अपॉन के टी, H न्यू नॉट अपॉन के टी, और ये माइनस 1 इसका स्क्वायर। इसको यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया बच्चों, तो हमको ये वाला फॉर्मूला या ये वाला इक्वेशन मिला, ये वाला इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ। जब हमने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया, तो उसके सॉल्व करने से जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट यही इक्वेशन नंबर 2 आया बच्चों, ध्यान देना। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एग्जाम में आप ऐसे भी लिख दोगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 वी गेट, इसको सॉल्व करने से हमको क्या मिला, तो हमने देखा कि सी भी इक्वल टू मिला 3R H न्यू नॉट अपॉन के टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर H न्यू नॉट अपॉन के टी, और डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड किया है, तो डिवाइडेड बाई ई टू द पावर H न्यू नॉट अपॉन के टी माइनस 1। ये हमको इसका रिजल्ट मिला, जिसको हमने माना इक्वेशन नंबर 2। चलिए ये समझ में आ रहा है आपको कि इक्वेशन 1 को सॉल्व किए तो हमको ये मिला। अब इसके सॉल्यूशन की जरूरत पड़े तो मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मैसेज करके आप इसका सॉल्यूशन हमसे ले सकते हैं। और अगर आपको जरूरत पड़े तो ये कहोगे तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा, और कमेंट करके बताएं अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ तक हमने देखा सी भी इक्वल टू 3R H न्यू नॉट अपॉन के टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर H न्यू नॉट अपॉन के टी, और डिवाइडेड बाई ई टू द पावर H न्यू नॉट अपॉन के टी माइनस 1 का स्क्वायर। ये इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमको मिला। अब यहाँ पर क्या देखा गया आइंस्टीन के द्वारा कि ये जो इक्वेशन था, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स ने कहा सी भी इक्वल टू 3R, तो यहाँ पर ये सी भी केवल 3R के बराबर कब इक्वल होगी, तो हाई टेम्परेचर पर, और सी भी इक्वल टू लो टेम्परेचर पर सी भी इक्वल टू क्या होता है, और सी भी इक्वल टू हाई टेम्परेचर पर क्या होता है। यानी क्या सी भी इक्वल टू 3R वास्तव में हाई टेम्परेचर पर होगी। आइए इस इक्वेशन के हेल्प से हम देखते हैं कि क्या हमारी सी भी इक्वल टू 3R हाई टेम्परेचर पे एप्लीकेबल हो रही है, कि हर प्रकार के टेम्परेचर हाई और लो दोनों टाइप के टेम्परेचर पर ये सी भी 3R के इक्वल है कि नहीं है, या नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, इस पर ध्यान देना है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, हमने आपको क्या बताया कि जो सी भी इक्वल टू आया हमारा इतना, ये हमने अपने पिछले इक्वेशन से देखा कि सी भी की वैल्यू ये आ रही है।
तो चूंकि हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि CV इज इक्वल टू 3R होता है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि हीट कैपेसिटी जो होता है CV जो 3R के इक्वल होता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या कहा कि जो CV की वैल्यू होगी 3R, ये हाई टेम्परेचर पर होगी, ये केवल किस पर होगी, हाई टेम्परेचर पर। और लो टेम्परेचर पर क्या होगा, तो CV का वैल्यू घटेगा, लेस होगा। और कब तक, जब CV की वैल्यू लेस होगी, क्यों, जब टेम्परेचर लेस होगा। तो यानी जब टेम्परेचर को घटाएंगे तो CV की वैल्यू भी घटेगी, और जब टेम्परेचर 0 पर चला जाएगा, यानी टेम्परेचर टेंड्स टू 0, तो CV भी टेंड्स टू 0 हो जाएगी। यानी जब टेम्परेचर 0 की ओर मूव करना शुरू करेगा तो हमारे लिए CV भी 0 की ओर मूव करना शुरू कर देगी। यानी CV इक्वल टू 3R अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ओनली एट हाई टेम्परेचर। केवल ये हाई टेम्परेचर पर लागू है, लो टेम्परेचर पर ये अपने कॉन्सेप्ट को सुटेबल या अपने कॉन्सेप्ट को फिक्स नहीं कर पा रही थी। तो क्वांटम मैकेनिक्स ने उसको क्या बताया कि क्यों, आखिर क्यों CV की वैल्यू जो है 3R के इक्वल केवल हाई टेम्परेचर पर है, लो टेम्परेचर पर नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वांटम कॉन्सेप्ट। तो हमने आपको देखिए क्या बताया, यहाँ पर ये इक्वेशन हमको पता चला है, CV इक्वल टू ये पूरा इक्वेशन आपका h न्यू नॉट अपॉन KT का स्क्वायर, h न्यू नॉट अपॉन KT का स्क्वायर, और इसके बाद क्या मिला हमको, h न्यू नॉट अपॉन KT का स्क्वायर इंटू e टू द पावर h न्यू नॉट अपॉन KT इंटू h न्यू नॉट अपॉन KT और डिवाइडेड बाई e टू द पावर h न्यू नॉट अपॉन KT माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमको कहाँ से मिला मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमको क्वांटम कॉन्सेप्ट से मिला। तो देखिए एट लो टेम्परेचर, पहले देखते हैं इस इक्वेशन की वैलिडिटी हम लो टेम्परेचर पर चेक करते हैं पहले। तो देखिए लो टेम्परेचर पर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, यही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, यही इंपॉर्टेंट है। तो लो टेम्परेचर पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, व्हाट हैपन एट लो टेम्परेचर। तो एट लो टेम्परेचर T क्या होगा, तो T होगा लेस, T कम होगा ना लो टेम्परेचर पर, T लेस होगा, टेम्परेचर लेस होगा। तो देखिए E टू द पावर h न्यू नॉट है, यानी h न्यू नॉट अपॉन KT। जब T लेस हुआ तो h न्यू नॉट KT की वैल्यू क्या होगी, h न्यू नॉट अपॉन KT की वैल्यू मोर होगी या बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, मोर हो जाएगी। क्यों, देखिए जब T छोटा हुआ तो h न्यू नॉट अपॉन KT की वैल्यू अधिक होगी। क्यों अधिक होगी, तो देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 6/3 और एक लिखा 6/2। तो जब नीचे वाली वैल्यू को घटा रहे हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है 2, और जब नीचे वाली वैल्यू को घटाए तो यहाँ पर आया 3। यानी जब नीचे वाली वैल्यू कम आई तो इसका पूरे की वैल्यू क्या आ रही है, अधिक। तो जब किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर घटता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर घटा तो वैल्यू बढ़ गई, तो यहाँ पर भी देखिए जब T घटेगा, लेस होगा, तो h न्यू नॉट अपॉन KT क्या होगा, अधिक होगा। और जब h न्यू नॉट अपॉन KT अधिक होगा तो इस h न्यू नॉट अपॉन KT की वैल्यू बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी, क्योंकि ये बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू 1 से अधिक होगी, क्योंकि ये इससे छोटा हो रहा है। ये KT जो है हमेशा छोटा हो रहा है तो 1 से बड़ी ही होगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू 1 रह जाएगी, यानी उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिला कि h न्यू नॉट अपन KT की वैल्यू बढ़ रही है, तो बढ़ के कहाँ कैसी हो जा रही है कि 1 से बड़ी हो जा रही है। तो अब देखिए जब 1 से ये बड़ी हो गई, जब ये 1 से बड़ी हो गई तो e टू द पावर h न्यू नॉट अपॉन KT क्या होगा, जब ये 1 से बड़ी है तो इस पूरे की वैल्यू 1 से और अधिक बड़ी हो जाएगी, यानी 1 से बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी ये वैल्यू। ये तो आपको क्लियर हो रहा है, चूंकि यही जब पावर ही 1 से बड़ा है तो उस पावर, किसी नंबर का पावर ही बड़ा है तो उस पूरा नंबर 1 से तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए जब ये पावर ही बड़ा है 1 से तो ये पूरा नंबर का पावर, जब ये खुद पावर बड़ा है 1 से तो इसकी वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 2 इज ग्रेटर देन 1, तो 4 का पावर 2 तो 1 से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, वही चीज यहां पर हो रहा है। तो यहां पर e टू द पावर h न्यू नॉट अपॉन KT मच ग्रेटर देन 1। तो हमने क्या देखा कि देन
जब e टू द पावर h न्यू नॉट अपन के टी 1 से बहुत बड़ी है तो हम क्या कर सकते हैं, e टू द पावर h न्यू नॉट अपन के टी और -1 को क्या लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू e टू द पावर h न्यू नॉट अपन के टी, ये लिख सकते हैं। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हुआ था पिछले में, और हमने अब इसकी वैल्यू हम किस में रख दें, इक्वेशन 1 में रख दें। इसको मान लीजिए हमने इक्वेशन स्टार माना 1 स्टार, अब 1 स्टार की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दें, तो e टू द पावर h न्यू नॉट अपन के टी -1 के जगह पे e टू द पावर h न्यू नॉट अपन के टी रख देंगे, तो क्या होगा, देन इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन 2, तो सी भी इज इक्वल टू 3r और इनटू h न्यू नॉट अपॉन के टी का स्क्वायर और इनटू e टू द पावर h न्यू नॉट अपॉन के टी और डिवाइडेड बाई, चूंकि -1 के जगह पे हमने इसको रखा है तो रखेंगे e टू द पावर h न्यू नॉट अपॉन के टी का स्क्वायर, ये होगा। तो देखिए अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर एक स्क्वायर से ये पूरा वैल्यू कट गया, जब पूरी की पूरी वैल्यू कटी तो सी भी हमको किसके बराबर प्राप्त हुआ बच्चों, 3r और इनटू h न्यू नॉट अपॉन के टी का स्क्वायर, और ये हुआ। अब चूंकि ये कट गया है और यहां पर 2 पावर था तो 2 में से केवल एक ही न कटा है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 में से तो केवल एक ही कटा है, एक बचा है, तो ये चूंकि नीचे है और ऊपर जाएगा, जब इसमें से एक बचा हुआ ऊपर जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, -e टू द पावर, जैसे यहां पर ऊपर गया तो क्या हुआ, चूंकि ये नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पावर पॉजिटिव में ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव में हो जाएगा -h न्यू नॉट अपॉन के टी। ये देखिए चूंकि ये पहले कैसे था, यहां पर पहले इसका पावर पॉजिटिव में था तो एक पावर से एक पावर कट गया, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -h न्यू नॉट अपॉन के टी। तो ये लो टेम्परेचर पे ये वैल्यू आएगी बच्चों, ये वैल्यू आएगी लो टेम्परेचर पर। अब हम लो टेम्परेचर पर क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर को लो करने पर, अब देखिए ये आया हमारा वैल्यू। अब आपको ये कंफ्यूजन होगी कि सर ये कहां से आ गया, ये माइनस कैसे लग गया। देखिए यहां पर 2 पावर है तो 2 पावर से एक पावर खत्म हुआ तो नीचे एक बचा हुआ है, अब इस नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर निगेटिव में हो जाएगा। जैसे लिख दीजिए, मान लीजिए हमने लिखा 2 का पावर 4, 1 अपॉन 2 का पावर 4, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 का पावर -4, 1 इंटू 2 का पावर -4 नहीं लिख सकते, ऊपर ले जाएंगे तो वही काम तो किया है कि नीचे h न्यू नॉट अपन के टी बचा था उसको ले गए तो एक माइनस लगा दिए। अब देखिए अब लो टेम्परेचर पर क्या होगा, तो लो टेम्परेचर पे हमने देखा, लो टेम्परेचर पर कहा कि जब डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा के टी तो ये पूरा वैल्यू, ये के टी घटेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, जब टी घटेगा तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो इसकी स्क्वायर की वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये एक्सपोनेंशियल पावर बहुत तेजी से बढ़ेगा, इसके कंपैरिजन में ये एक्सपोनेंशियल पावर बहुत तेजी से घटेगा, ये एक्सपोनेंशियल पावर बहुत तेजी में घटेगा, और घटेगा तो क्या होगा कि जो CV की वैल्यू होगी वो भी घटनी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाएगा, टेम्परेचर 0 की ओर जाएगा तो CV की वैल्यू भी घटने घटते 0 की ओर चली जाएगी। देखिए फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको पता चला CV इक्वल टू 3RH न्यू नॉट अपन के टी का स्क्वायर इंटू e टू द पावर -h न्यू नॉट अपन के टी। तो टेम्परेचर को घटाने पर ये तो बढ़ेगा, ये देखिए ये वाला टर्म तो बढ़ेगा, लिखेंगे कैसे कि ऑन, देखिए मैं इसको मिटा दूं, जरा इधर का नोट कर लीजिए, तो नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाऊंगा, देखिए ध्यान दीजिए, अब मैं मिटा रहा हूं इसको, ध्यान दीजिए। अब चूंकि हो क्या रहा है बच्चों, अब देखिए ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को घटाएंगे, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को घटाने पर क्या होगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो h न्यू नॉट अपन के टी का स्क्वायर बढ़ेगा,
एच न्यू नॉट अपॉन के टी स्क्वायर इंक्रीज होगा और ई टू द पावर माइनस एच न्यू नॉट अपॉन के टी जो होगा ये क्या होगा, निगेटिव में पावर बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज होगा। जब निगेटिव में किसी चीज की वैल्यू बढ़ती है तो उसकी जो अगर कोई निगेटिव वैल्यू बढ़ेगी तो उसका मात्रा उसकी मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। जैसे मान लीजिए मैं -2 लिखूँ -4 लिखूँ तो कौन बड़ा है, छोटा वाला बड़ा होता है। तो चूंकि ये यहाँ पर के टी घटेगा तो ये पूरा एच न्यू नॉट अपन के टी बढ़ेगा और चूंकि निगेटिव में बढ़ा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीजेज। अब देखिए यहां पर ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि इसके तुलना में एच न्यू नॉट अपन के टी स्क्वायर के तुलना में ये ई टू द पावर एच न्यू नॉट अपन के टी डिक्रीजेज मोर रैपिडली, बहुत तेजी से घटेगी। और जब ये बहुत तेजी से, ये पूरा टर्म बहुत तेजी से घटेगा तो सी भी के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल रैपिडली, देन क्या होगा, देन सी भी आल्सो डिक्रीजेज। फिर सी भी घटना शुरू हो जाएगी। और कब तक घटेगी, तो जैसे जैसे टी घटेगा यानी टी जीरो की ओर जाएगा वैसे वैसे सी भी टेंड्स टू जीरो, यानी सी भी इज नॉट इक्वल टू 3R एट लो टेम्परेचर। ये समझ में आया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि ये जो एच न्यू नॉट अपन के टी स्क्वायर का टर्म है ये टेम्परेचर को घटाने पर ये इंक्रीज होगा। और चूंकि अब एच न्यू नॉट अपन के टी, यहां पर देखिए ये एच न्यू नॉट अपन के टी की वैल्यू घटेगी तो ये पूरा टर्म बढ़ेगा। अब देखिए टी की जैसे एच न्यू नॉट अपन के टी लिखा गया है तो जब टी घटेगा तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी। और चूंकि इस वैल्यू के साथ निगेटिव जुड़ा हुआ है तो जब निगेटिव में कोई वैल्यू बढ़ती है तो उसके एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, रिजल्टेंट वैल्यू घटती है। तो यहाँ पर निगेटिव में है ये तो एक्चुअल वैल्यू घटेगी और इसके कंपैरिजन में बहुत तेजी से घटेगी क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली घट रही है। अब जैसे मान लीजिए कि एक आदमी 1 2 3 करके घट रहा है, 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी एक्सपोनेंशियल टर्म में घट रहा है। तो एक्सपोनेंशियल टर्म बहुत रैपिडली से घटेगा और जब रैपिडली से घटेगा तो फिर हमारे लिए CV का वैल्यू भी, जब ये कम होगा तो CV की वैल्यू भी कम होगी। कब, जब t टेंड्स टू 0 तो देन CV टेंड्स टू 0, यानी CV इज नॉट इक्वल टू 3R एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर CV जो है 3R के इक्वल नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये लो टेम्परेचर पर आपका क्लियर हुआ। मैं हटता हूँ, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर तब आगे आपको बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बताऊंगा। चलिए मैं इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ये पहले एक मिनट, सॉरी, स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक बात सुन लीजिए। ये आपको क्लियर हुआ, यानी जब CV की वैल्यू जो होगी 3R के इक्वल लो टेम्परेचर पर कभी नहीं हो सकती। यानी क्लासिकल मैकेनिक ने कहा कि 3R के इक्वल होगी हीट कैपेसिटी हर टेम्परेचर पर, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा कि नहीं, ये लो टेम्परेचर पर CV इक्वल टू 3R के इक्वल नहीं हो सकती। तो चलिए अब हाई टेम्परेचर पर देखते हैं क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। हीट कैपेसिटी की वैल्यू हाई टेम्परेचर पर क्या होगी, तो देखिए हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, T जो होगा वो मोर होगा, बहुत ज़्यादा होगा। T ज़्यादा होगा, आपको पता है कि टेम्परेचर हाई है तो T ज़्यादा होगा। तो H न्यू नॉट अपॉन KT की जो वैल्यू होगी वो छोटी, क्योंकि T ज़्यादा हो रहा है तो H न्यू नॉट अपॉन KT की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। अब जब 1 से छोटी हो गई तो ये बहुत छोटी वैल्यू रहेगी, यानी अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए किसी भी नंबर का अगर पावर e का पावर x है और ये जो x की वैल्यू बहुत छोटी है तो हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखते हैं 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस डॉट डॉट x पावर n तक ले जाते हैं और बाकी सब जो हायर पावर होते हैं उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये बात एक ध्यान रखिएगा, ये एक एक्सपोनेंशियल थ्योरम है। एक्सपोनेंशियल थ्योरम में क्या कहा जाता है कि अगर किसी नंबर का पावर e का पावर x है और x बहुत छोटा है तो उसको एक्सपोनेंशियल टर्म में कैसे लिखते हैं, तो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस डॉट 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 n तक। अब बाकी जो बचते हैं हायर पावर उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, जब h न्यू नॉट अपन KT होगा और h न्यू नॉट अपन KT 1 से छोटा है तो क्या कह सकते हैं कि हाई पावर यानी HIGH हायर पावर ऑफ H न्यू नॉट अपॉन KT को क्या कर सकते हैं, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं,
क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू को, हायर वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फिर देखिए क्या होगा, अब हमारे पास हमने देखा है कि सी भी इक्वल टू 3r h न्यू नॉट अपन के टी ई टू द पावर h न्यू नॉट अपन के टी स्क्वायर, ये लिखा हुआ। तो अब इस थ्योरम के अनुसार इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, फिर इक्वेशन 2 था ना, ये इक्वेशन 2 था, तो इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, तो देखिए इक्वेशन 2 अब क्या होगा, ध्यान दीजिए कि इक्वेशन 2 हमारे लिए क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इक्वेशन 2 हमारे लिए क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, देखिए चूंकि हमारे पास है सी भी इक्वल टू 3r इंटू एच न्यू नॉट अपॉन के टी का स्क्वायर इंटू, अब चूंकि ये हो गया हमारे लिए e टू द पावर h न्यू नॉट अपन के टी, यानी पावर इसका बहुत छोटा है, तो इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में कैसे लिखेंगे, e टू द पावर x को कैसे लिखेंगे, इंटू 1 प्लस x के जगह पे क्या है h न्यू नॉट अपॉन के टी प्लस h न्यू नॉट अपॉन के टी का स्क्वायर प्लस h न्यू नॉट अपॉन के टी का क्यूब और डॉट 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 n तक, ये होगा, बोलिए होगा ना, ऐसे लिख सकते हैं इस फार्मूले के अनुसार कि जब किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल पावर बहुत छोटा होता है तो उसको एक्सपोनेंशियल थ्योरम के अनुसार ऐसे लिखते हैं और हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब देखिए ये मिला, और फिर नीचे क्या है हमारे लिए नीचे है बच्चों e टू द पावर h न्यू नॉट अपन के टी, तो यहाँ पर भी e टू द पावर h न्यू नॉट अपन के टी है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं कि 1 और प्लस h न्यू नॉट अपन के टी के लिए क्या लिखेंगे h न्यू नॉट अपन के टी, और चूंकि स्क्वायर है तो h न्यू नॉट अपन के टी प्लस h न्यू नॉट अपन के टी का स्क्वायर प्लस h न्यू नॉट अपन के टी का क्यूब डॉट 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 और सबका स्क्वायर, क्योंकि सबका। तो देखिए बच्चों मैंने आपको बताया कि जब इसके हायर पावर को निगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा था ना कि e टू दी पावर x होगा तो उसको क्या लिखते हैं, अगर ये x की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x डॉट 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 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एक्स पावर n तक, और हायर पावर को निगलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हायर पावर नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हमको मिला 1 प्लस h न्यू नॉट अपन के टी प्लस h न्यू नॉट अपन के टी स्क्वायर प्लस h न्यू नॉट अपन के टी और डॉट 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 का स्क्वायर। अब चूंकि हायर पावर को नेग्लेक्ट किया तो हमको मिला सी भी इक्वल टू 3r h न्यू नॉट अपन के टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस h न्यू नॉट अपन के टी प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे कि h न्यू नॉट अपन जब के टी स्क्वायर और ये प्राप्त हुआ तो नीचे देखिए यहाँ पर 1 प्लस h न्यू नॉट अपन के टी और h न्यू नॉट अपन स्क्वायर का स्क्वायर है, तो यहाँ से एक h न्यू नॉट अपन के टी का एक स्क्वायर हम बाहर ले लें, h न्यू नॉट अपन के टी का एक स्क्वायर, ये दो पावर 2 है तो 4 होगा, तो 4 में से 2 पावर निकाल दिए और बाकी सबको नेग्लेक्ट कर दिए, और प्लस में क्या बचा, तो ये बचा 1 प्लस h न्यू नॉट अपन के टी, 1 प्लस h न्यू नॉट अपन के टी। तो देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर हमें क्या मिला, तो यहाँ से ये h न्यू नॉट अपन के टी स्क्वायर इस h न्यू नॉट अपन के टी स्क्वायर से और 1 प्लस h न्यू नॉट अपन के टी 1 प्लस h न्यू नॉट अपन के टी से कैंसिल हो जाएगा, तो सी भी इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या मिलेगा, सी भी इक्वल टू 3r, जो कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, जो कि हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट था। यानी हीट कैपेसिटी के लिए जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था बच्चों वो केवल किस टेम्परेचर पर एप्लीकेबल था, वो केवल हाई टेम्परेचर पर, यानी सी भी इक्वल टू 3r मेरे प्यारे बच्चों केवल हाई टेम्परेचर पर था। और इसको कैसे किया गया आपको समझ में आया कि जब ये हमको मिला इक्वेशन हाई टेम्परेचर पर, तो इस इक्वेशन में हमने क्या किया कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो e टू दी h न्यू नॉट अपन के टी की वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो जब किसी नंबर की वैल्यू जब हाई हो जाएगा, t हाई होगा तो h न्यू नॉट अपन के टी छोटा होगा, तो जब किसी नंबर का एक्सपोनेंशियल पावर बहुत छोटा आता है तो उसको हम लोग इस एक्सपोनेंशियल थ्योरम के अनुसार 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 डॉट डॉट x पावर n तक लिख करके और हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देते हैं।
हायर पावर को क्या कर देते हैं बच्चों, हायर पावर को यानी एक्स स्क्वायर के बाद के पावर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने हायर पावर को नेग्लेक्ट किया तो वहाँ पर मिला हमको 1 प्लस एच न्यू नॉट अपन के टी, और पहले से एच न्यू नॉट अपन के टी स्क्वायर प्रेजेंट था। फिर नीचे भी हमने वही किया, तो हायर पावर को नेग्लेक्ट किया, तो देखिए एच न्यू नॉट अपन के टी का स्क्वायर 2 बार आया तो हमको कटाना है, तो एक को निकाल करके और बाकी सबको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। एच न्यू नॉट अपन के टी स्क्वायर को बाहर निकाला और बाकी सबको नेग्लेक्ट कर दिया। तो जब एच न्यू नॉट अपन के टी स्क्वायर और 1 प्लस एच न्यू नॉट अपन के टी बचा, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया तो हमें ये वैल्यू मिला। अब देखिए यहाँ के सबको निकाल दिया, इसके बाहर के सबको नेग्लेक्ट कर दिया, ये क्यूब है, यहाँ के इधर के सभी वैल्यू को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब बाकी जो बची वैल्यू थी उसको बाहर निकाला तो हमारा कट गया और बचा क्या, एच न्यू नॉट अपन के टी स्क्वायर से एच न्यू नॉट अपन के टी स्क्वायर कट गया, 1 प्लस एच न्यू नॉट अपन के टी से 1 प्लस एच न्यू नॉट अपन के टी कट गया, तो किसके बराबर बचा, सी भी इक्वल टू 3r, जो कि हमारे लिए क्लासिकल कंसेप्ट था। और इस तरह से हमारा क्लासिकल कंसेप्ट सी भी इक्वल टू 3r केवल हायर टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल था, लो टेम्परेचर पर एप्लीकेबल नहीं था। तो यहाँ पर आपकी हीट कैपेसिटी मेरे प्यारे बच्चों समाप्त हुई, तो इसको नोट कर लीजिए और मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। तो अब आपसे हम विदा लेना चाहते हैं और विदा लेते हुए आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद सूरज सर। जय हिंद, जय भारत।